स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद क्रांतियों का युग जर्मनी और इटली के निर्माण का दृश्य कल्पना राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद रहा। तुम जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद होता है कि जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। यानी ऐसा राष्ट्र जो किसी एक राष्ट्र के सदस्यों या उसके बारे में उसकी जहां के बारे में क्या पहचान या साझा बढ़ावा दे उसे कहते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। यानी राष्ट्रवाद को राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र की विचारधारा को जानने के लिए कई प्रकार के प्रतीकों का सहारा लिया, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि। फिर हम आगे बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज के यूरोपीय राष्ट्रों की बजाय 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिन पर अलग अलग वंश के लोगों का शासन हुआ करता था। उस जमाने में राजतंत्र का बोलबाला था, यानी राज्य का बोलबाला था, यानी राजाओं का अधिकार होता था। लेकिन उस जमाने में कुछ ऐसे तकनीकी बदलाव हुए जिनके परिणाम स्वरूप समाज में गजब के परिवर्तन हुए, यानी अजब गजब के परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों से में लागू राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ, यानी हमें राष्ट्र के प्रति प्यार जागृत हुआ। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, जिसमें लोग फ्रांस वह देश था जहां राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव हुए। सन 1789 में सत्ता राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था के हाथों में चली गई। इस प्रजातांत्रिक संस्था का गठन नागरिकों द्वारा हुआ था। उस घटना से लोगों को लगने लगा कि आगे से फ्रांस के लोग अपने देश का भविष्य स्वयं तय करेंगे। फिर आता है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। जो राष्ट्रवाद था उसके उदय के कारण क्या थे? निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा। अब आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का जो क्रमिक विकास कैसा था? जैसे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, फिर 1804 में नागरिक संहिता, 1815 में वियना की संधि, 1848 में उदारवादियों की क्रांति, 1866 में 1871 तक जर्मनी का एकीकरण, 1859 से 1871 इटली के एकीकरण। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। संविधान आधारित शासन, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लगाया गया, बनाया गया, समानता, स्वतंत्र, बंधुत्व जैसे विचारों का आगमन निरूपण किया गया, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं मापतोल की एक समान व्यवस्था भी करी गई। 1804 की नागरिक संहिता। 1804 की नागरिक संहिता प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, यानी जो भी कार्य होते थे प्रशासन में उसको सरल करा गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, यानी जन्म के समय पर जो अधिकार विशेषाधिकार मिलते थे उसकी समाप्ति की गई। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारों के शुल्कों से मुक्ति मिली। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। उदारवादी पर राष्ट्रवाद राजनीतिक क्षेत्र में सहमति पर आधारित सरकार, संविधान पर आधारित शासन, विशेषाधिकारों का अंत, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष यानी उसके समान सभी बराबर समान होंगे, मताधिकार का समर्थन लेने के लिए सबके लिए नहीं था। उदारवादी राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र मुक्त बाजार होंगे, वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया। कांग्रेस द्वारा एक शिखर सम्मेलन किया गया था। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। 1815 की वियना की जो संधि हुई थी, वियना की संधि, उसमें फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोकने के लिए नए राज्यों की स्थापना की।
इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया उसने नेपोलियन के समय जीते थे। जर्मनी का एकीकरण की नेतृत्व में एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। 1871 में केसर वियकम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो गई। इटली के एकीकरण। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 के। 1830 के दशक में ज्यूसेप मेत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया, पिडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को क्या कर दिया? हरा दिया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया गया। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अंगल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। 18वीं सदी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्रीय राज्य नहीं था। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं परंतु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान रहा? राजनीतिक संगठनों का निर्माण करना, समाचार पत्रों का प्रकाशन और मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया था। यानी राष्ट्रवाद के समय महिलाओं का योगदान रहा था। उन्होंने राजनीतिक संगठन यानी उनका निर्माण किया और समाचार पत्रों का प्रकाशन में मदद करी और मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष भी किया। नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था। अपने दुस्साहसिक कदमों के कारण नेपोलियन ने एक इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी, एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी याद किया जाता है। नेपोलियन उसने फ्रांस से प्रजातंत्र को बर्बाद कर दिया और फिर वहां से राजतंत्र की स्थापना की, लेकिन उसने कई ऐसे सुधारवादी कदम उठाए जिससे दूरगामी परिणाम भी हुए। उसने फ्रांस में प्रजातंत्र को बर्बाद कर दिया और राजतंत्र की स्थापना उसने नेपोलियन ने किया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसे नए सिविल कोड से जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। यानी सिविल कोड लागू करने से यानी जो उस व्यक्ति को जन्म से अधिकार मिलते थे वो जन्म से अधिकार छीन लिए गए थे, तो उसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। हर नागरिक को समान दर्जा मिला और संपत्ति के आधार को पुख्ता किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार को क्या दिया? अंजाम दिया। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया जिसने किसानों को दास्ता और जागीर को दिए जाने वाले शुल्कों से क्या कर दिया? मुक्त किया गया। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यात्रा और संचार के साधनों में भी क्या किए गए? सुधार किए गए। यूरोप के अन्य भागों पर प्रभाव। यूरोप के अन्य भागों पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप को कई शहर प्रभावित हुए। इन शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों और छात्रों ने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया। इन क्लबों को गतिविधियों के कारण फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ हुआ। इसी का नतीजा था कि 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े हिस्से पर क्या कर घुसपैठ कर ली थी। किस कारण? जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया था मध्यम वर्ग लोग। धीरे धीरे क्या घुसपैठ का रास्ता साफ हुआ और फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के इटली के एक बड़े हिस्से में क्या कर ली थी? घुसपैठ। इसी तरह फ्रांसीसी सेना द्वारा अन्य देशों राष्ट्रवाद का प्रचार करने का कायम शुरू किया। फिर आता ड्यूक मैटरनिक। जन्म 15 मई 1973 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक काल में उन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते उन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता? जुकाम हो जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूक मैटरनिक ने कैसी क्या बात बोली थी फ्रांस को लेकर, कहता है कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता? जुकाम हो जाता है।
वियना संधि इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुनर्निर्माण एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवाद तंत्र की पुनर्स्थापना में सक्रिय भूमिका किसने निभाई थी? ड्यूक मेटरनिख ने। इनका जन्म 15 मई 1973 को हुआ था। जुसेपी मैट्सिनी, इसका जन्म 1807 जनुआ में हुआ। कुछ समय पश्चात वह कार्बोनेरी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने वाले उन्होंने 1831 में देश से निकाल दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की क्या स्थापना करी। पहला था मर्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। पहला क्या था? यंग इटली, दूसरा था यंग यूरोप। मैत्सिनी के और राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में क्या भय और डर कायम कर दिया। ड्यूक मैटरनिख ने उससे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। विभिन्न प्रतीक चिन्ह और इनका अर्थ। विभिन्न प्रतीक और उनका चिन्ह क्या होता है? जैसे टूटी हुई बेड़ियां किसका? आजादी का प्रतीक बताती हैं। किसका? आजादी मिलना। फिर आता है बलूत पत्तियों वाला कवच। बलूत पत्तियों वाला कवच क्या बताता है? वीरता। किसकी निशानी? वीरता की। फिर आता तलवार। तलवार जो है मुकाबले की तैयारी, यानी कोई व्यक्ति तलवार ले खड़ा है तो क्या मुकाबले की तैयारी कर रहा है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, और तलवार की पर लिपटी जैतून डाली का शांति की चाय, यानी लोग क्या कर रहे हैं? उस पर लपेट कर शांति की चाय। कला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये तीनों किस चीज के प्रतीक? उदारवादियों, राष्ट्रवादियों का क्या है? ये झंडा है। उगते सूर्य की किरणें। उगते सूर्य की किरणें, उगते सूर्य की किरणें किसकी पहचान है? एक नए युग की शुरुआत। अब पूछा जाए बाज छाप वाला कवच, यानी जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। टूटी हुई बेड़ियां आजादी मिलना। बलूत पत्ती वाला कवच वीरता का प्रतीक। तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह। कला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत। बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।